चैप्टर सब ऑर्डिनेट कोड। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सब ऑर्डिनेट कोड वो कोड होती है जो हाई कोर्ट के नीचे काम करती है। ये कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस और अदर जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट करने, उनकी जुरिडिक्शन डिफाइन करने और उनका कंट्रोल मेंटेन करने के लिए काम करती है। हाई कोर्ट को इन कोर्ट पर सुपरविजन और कंट्रोल का पावर दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस आर्टिकल 233 को देखते हैं। गवर्नर का रोल को डिस्ट्रिक्ट जजेस को गवर्नर अपॉइंट करती है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट हाईकोर्ट के कंसल्टेशन के बाद होता है। इसका मतलब है कि गवर्नर को हाईकोर्ट से एडवाइस लेनी पड़ती है बिफोर अपॉइंटिंग ए डिस्ट्रिक्ट जज। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में ना हो, कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट और लीडर, मतलब किसी भी कोर्ट में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेशंस होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जुडिशियल ऑफिसर आर्टिकल 234 को देखते हैं। अदर जुडिशियल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन इस बार स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाईकोर्ट के कंसल्टेशन के बाद। इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन्वॉल्व होता है। ये कमीशन इंश्योर करता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस फेयर एंड मेरिट बेस्ड हो। अब कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट आर्टिकल 235। सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उनसे नीचे के कोर्ट्स का ओवरऑल कंट्रोल हाईकोर्ट के पास होता है। हाईकोर्ट उन कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन और वर्किंग कंडीशन को सुपरवाइज करता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस हाईकोर्ट का कंट्रोल जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इफेक्ट नहीं करता। हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल ऑफिसर को ट्रांसफर कर सके और उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट जज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो हाईकोर्ट उसके ट्रांसफर कर सकती है या उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज को देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज का कैटेगरी काफी वाइड है और ये इंक्लूड करते हैं जैसे सिटी सिविल कोर्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस यानी कि स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। अब जुडिशियल सर्विस आर्टिकल 336। जुडिशियल सर्विस एक सर्विस है जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज को पोस्ट को फिल करने के लिए होती है। इस सर्विस में उन लोगों को रिक्रूट किया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं। ये सर्विस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जुडिशरी में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग आए। जैसे अगर कोई कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहता है तो उसको जुडिशियल सर्विस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वीकर सेक्शन को फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करना। नालसा का एम है कि जस्टिस सभी को पहुंचे, चाहे उनकी इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो। अब की फीचर्स ऑफ नालसा को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर। नालसा को 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाया गया था। नालसा का काम है लीगल एड प्रोग्राम को मॉनिटर करना और इम्प्लीमेंट करना, जिसमें फ्री लीगल सर्विस मिलती है उन लोगों को जो फाइनेंशियली वीक हैं। हर स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है और हाईकोर्ट में एक हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बनती है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुक लीगल सर्विस कमेटी भी हर डिस्ट्रिक्ट और तालुका में बनती है, जो नालसा पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं और लोक अदालत कंडक्ट करते हैं। जैसे अगर किसी विलेज में कोई पर्सन लीगल हेल्प चाहता है और तालुका लीगल सर्विस कमेटी उसकी मदद करेगी
तो तालिका लीगल सर्विस उसकी मदद करेगी। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई केस चल रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगी। अब रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के का काम है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लीगल सर्विस प्रोग्राम को एडमिनिस्टर और इम्प्लीमेंट करना। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नालसा। फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना उन लोगों को जो फाइनेंशियली वीक हैं ताकि उनको जस्टिस मिल सके। इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 और 22 क्लॉज 1 के तहत हर स्टेट को इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए लॉ के सामने। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नालसा। फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना उन लोगों को जो फाइनेंशियली वीक है ताकि उनको जस्टिस मिल सके। इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 और 22 क्लॉज 1 के तहत हर सिटीजन को इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लॉ के सामने। नालसा इस प्रिंसिपल को इंश्योर करता है। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नालसा। कोर्ट फी एंड प्रोसेस फी। नालसा कोर्ट फी, प्रोसेस फी और अदर चार्ज को फ्री में कवर करता है जो किसी लीगल प्रोसीडिंग में लगते हैं। लॉयर सर्विसेज। नालसा लॉयर प्रोवाइड करता है ताकि लोग अपने लीगल राइट्स को इन्फोर्स कर सके। सर्टिफाइड कॉपीज। नालसा सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ ऑर्डर और अदर डॉक्यूमेंट भी फ्री में प्रोवाइड करता है जो किसी लीगल प्रोसीडिंग में जरूरी होते हैं। अपील एंड पेपर बुक प्रिपरेशन। अगर किसी को अपील फाइल करनी हो तो नालसा पेपर बुक बनाने में मदद करता है जिसमें प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन भी शामिल है। अब एलिजिबिलिटी फॉर फ्री लीगल सर्विस को देखते हैं। कौन कौन एलिजिबल है नालसा के फ्री लीगल सर्विस के लिए। वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन को फ्री लीगल सर्विस मिलती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को भी ये सर्विस मिलती है। वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको भी लीगल एड मिलती है। जो लोग फ्लड, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर या वायलेंस के विक्टिम हैं उनको भी ये सर्विस मिलती है। डिसेबल्ड लोग भी एलिजिबल हैं। जेल में बंद लोगों को भी लीगल हेल्प मिलती है। अगर किसी की इनकम 1 लाख से कम है और सुप्रीम कोर्ट में ये लिमिट 5 लाख है तो वो भी लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं उनको भी ये सर्विस मिलती है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे केस ऑफ एसिड अटैक विक्टिम। एक एसिड अटैक विक्टिम को मेडिकल ट्रीटमेंट और लीगल एड की जरूरत थी। नालसा ने उसकी मदद की जिसमें उसको फ्री लीगल सर्विस और लॉयर की मदद दी गई। ये केस एक विक्टिम ऑफ वायलेंस के कैटेगरी में आता है। फ्लड विक्टिम। जब 2018 में केरला में फ्लड आए तो नालसा ने फ्लड विक्टिम को फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जैसे कि उनको कंपनसेशन क्लेम और डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड लीगल हेल्प। अब बात करते हैं लोक अदालत। लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये एक इनफॉर्मल और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है जिसमें डिस्प्यूट को क्विकली सॉल्व किया जाता है। लोक अदालत का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जस्टिस को लोगों तक जल्दी और सस्ती तरीके से पहुंचाया जाए। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड। पेंडिंग केसेस। लोक अदालत उन केसेस को हैंडल करते हैं जो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। प्री लिटिगेशन केसेस। ये उन केसेस को भी हैंडल करते हैं जो कोर्ट के पास नहीं गए हैं, मतलब प्री लिटिगेशन स्टेज पर है। अगर कोई डिस्प्यूट कोर्ट के पास नहीं गया तो उसे लोक अदालत में भेजा जा सकता है। लोक अदालत का काम गांधीयन प्रिंसिपल पर होता है जिसमें रिकॉन्सिलिएशन और कॉम्प्रोमाइज को प्रमोट किया जाता है। ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जो चीप और एक्सपेक्टिशियस है, यानी ये जल्दी और कम खर्च में होता है। लोक अदालत को लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है। इसका मतलब है कि ये एक लीगल बॉडी है जिसका काम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। लोक अदालत को
ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कमिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एजेंसीज लोक अदालत कैंप ऑर्गेनाइज करती है। अब कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत को देखते हैं। लोक अदालत का चेयरमैन एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो रिटायर्ड या सर्विंग हो सकता है। लोक अदालत के मेंबर में एक लॉयर यानी कि एडवोकेट और एक सोशल वर्कर भी होते हैं। लोक अदालत में जो मेंबर होते हैं उनको ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी स्पेसिफाई करती है। अब जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक अदालत को देखते हैं। टाइप ऑफ केसेस। लोक अदालत ओनली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को हैंडल करता है, यानी जो ऑफेंसेस सेटल हो सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को लोक अदालत हैंडल नहीं कर सकता, जैसे कि मर्डर या रेप केस। केस दैट कैन बी रिफर्ड। पेंडिंग केसेस। अगर किसी केस में पार्टीज एग्री करते हैं तो कोर्ट उस केस को लोक अदालत के पास भेज सकता है। अगर किसी डिस्प्यूट को कोर्ट में ना ले जाके लोक अदालत में सॉल्व करना है तो वन ऑफ द पार्टी उस डिस्प्यूट को लोक अदालत के पास भेज सकता है। अब पावर ऑफ लोक अदालत को देखते हैं। लोक अदालत को सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 के अंदर आती है। लोक अदालत के पास ये पावर होते हैं, जैसे समनिंग विटनेसेस। लोक अदालत विटनेसेस को समन कर सकता है और उनका एग्जामिनेशन कर सकता है। लोक अदालत डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी और प्रोडक्शन भी कर सकता है। लोक अदालत एफिडेविट पर एविडेंस रिसीव कर सकता है। लोक अदालत पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को कोर्ट या ऑफिस से रिक्वेजिशन कर सकता है। अब एवार्ड ऑफ लोक अदालत को देखते हैं। लोक अदालत जो डिसीजन लेता है वो सिविल कोर्ट के डिक्री या कोर्ट के ऑर्डर के बराबर होता है। अगर लोक अदालत कोई अवार्ड देता है तो उस अवार्ड पर अपील नहीं हो सकती, ये फाइनल होता है। जैसे अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत को 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। नेशनल लोक अदालत ये रेगुलर इंटरवल पर होती है, जिसमें एक दिन में पूरे देश में हर लेवल की कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका लेवल तक। 2015 के बाद नेशनल लोक अदालत हर महीने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पर होती है। इसका मतलब है कि हर मंथ एक नए टॉपिक डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें रिलेटेड केस को लोक अदालत के थ्रू सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर एक महीने में कंज्यूमर डिस्प्यूट को लेकर नेशनल लोक अदालत का आयोजन होता है तो सारे कंज्यूमर रिलेटेड केसेस को एक दिन में सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब स्टेट लोक अदालत। स्टेट लोक अदालत को रेगुलर लोक अदालत भी कहा जाता है। इसके अंदर भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस लोक अदालत। इसमें लोक अदालत की बेंच एक सेट नंबर ऑफ डेज के लिए कंटिन्यूअसली बैठती है। अगर कोई केस रिजॉल्व नहीं हो पाता तो उसे नेक्स्ट डेट पर डेफर कर दिया जाता है, ताकि पार्टी अपने टर्म पर सोच समझकर म्यूचुअली सेटल कर सके। जैसे अगर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और पहले दिन सेटल नहीं होता तो नेक्स्ट दिन पार्टी को अपने सेटलमेंट टर्म को रिकंसिडर करने का टाइम दिया जाता है। डेली लोक अदालत ये टाइप ऑफ लोक अदालत डेली बेसिस पर ऑर्गेनाइज होती है। हर दिन कुछ केस को सेटल करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पर लोक अदालत होती है। जैसे अगर किसी एरिया में छोटे डिस्प्यूट हैं, जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट, तो उन्हें डेली लोक अदालत में सॉल्व किया जा सकता है। मोबाइल लोक अदालत ये एक मोबाइल वैन के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है। लोक अदालत का सेटअप एक वैन में होता है जो डिफरेंट एरिया में जाती है, स्पेशली उन एरिया में जहां अवेयरनेस और लीगल हेल्प की जरूरत होती है। ये छोटे केस को सॉल्व करने के लिए होती है और लीगल अवेयरनेस भी स्प्रेड करती है। अब मेगा लोक अदालत ये एक बड़ा इवेंट होता है जो एक दिन में पूरे स्टेट के कोर्ट में होता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ केस को रिजॉल्व किया जाता है और ये एक मेगा इवेंट होता है जो यूजुअली एक स्पेसिफिक डे पर ऑर्गेनाइज किया जाता है।
जैसे अगर किसी स्टेट में रोड एक्सीडेंट के केस का रिजोल्यूशन चाहिए तो मेगा लोक अदालत के थ्रू एक दिन में पूरे स्टेट के केसेस को सेटल करने की कोशिश की जाती है। अब परमानेंट लोक अदालत, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। परमानेंट लोक अदालत का मेन फोकस पब्लिक यूटिलिटी सर्विस पर होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये लोक अदालत परमानेंटली सेटअप होती है और स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इशू है और लोग बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं तो उस इशू को परमानेंट लोक अदालत के थ्रू रिजोल्व किया जा सकता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोर्ट के थ्रू केस रिजोल्व करने की बजाय अल्टरनेटिव मेथड यानी कि लोक अदालत का यूज किया जाता है। लोक अदालत एक फॉर्म ऑफ एडीआर है। सेटलमेंट, लोक अदालत का मेन गोल है डिस्प्यूट को सॉल्व करना। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू होता है जिसमें दोनों पार्टी अपने डिफरेंसेस को कॉम्प्रोमाइज करके सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट लोक अदालत अमेंडेड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। परमानेंट लोक अदालत को लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में 2000 में अमेंड किया गया था, जिसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए परमानेंट लोक अदालत का इस्टेब्लिश किया गया। फीचर्स ऑफ परमानेंट लोक अदालत को देखते हैं। कंपोजिशन, चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो या फिर कोई ऐसा जुडिशियल ऑफिसर हो जो डिस्ट्रिक्ट जज से हायर रैंक का हो, उन्हें चेयरमैन बनाया जाता है। 2 अदर मेंबर्स, इनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जुरिडिक्शन, यूटिलिटी सर्विस, ये सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के डिस्प्यूट्स को हैंडल करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, टेलीफोन सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, इनिशियल लिमिट 10 लाख तक का केस हो। इंक्रीज इन 2015, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लिमिट को 1 करोड़ तक बढ़ा दिया। नो जुरिडिक्शन, अगर कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हो तो परमानेंट लोक अदालत उसको हैंडल नहीं करती। एक्सक्लूसिव फीचर की बात करें तो अगर परमानेंट लोक अदालत में एप्लीकेशन दी गई है तो उस डिस्प्यूट को कोर्ट में नहीं ले जा सकते। मतलब अगर एक बार लोक अदालत में केस गया तो उस केस को वहां सेटल करना होगा और कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं रहेगा। अवार्ड की बात करें तो फाइनल एंड बाइंडिंग, लोक अदालत जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा और उस डिसीजन पर अपील नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का मेन एम है फैमिली रिलेटेड डिस्प्यूट को जल्दी और इफेक्टिव सॉल्व करना, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ये एक्ट स्पेशली कॉन्सिलेशन और स्पीडी सेटलमेंट पर फोकस करता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश करना होता है। अगर किसी सिटी या टाउन की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है तो वहां फैमिली कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट मैंडेटरी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी और एरिया में भी जरूरत है तो वहां भी फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश किया जा सकता है। एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन को देखते हैं। मैट्रिमोनियल रिलीफ, जैसे डाइवोर्स, एनुलमेंट ऑफ मैरिज एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी ऑफ स्पॉस के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करवाना। लेजिटिमेंसी ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की लेजिटिमेंसी को डिक्लेयर करना। गार्जियनशिप एंड कस्टडी, माइनर चिल्ड्रन के गार्जियनशिप और कस्टडी से रिलेटेड इश्यूज देखना। मेंटेनेंस, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट के मेंटेनेंस के केसेस को हैंडल करना। अब कॉन्सिलेशन फर्स्ट, फैमिली कोर्ट में रिकॉन्सिलेशन का प्रोसेस पहला होता है, मतलब कोर्ट पहले दोनों पार्टी को रिकॉन्साइल करने की कोशिश करता है। इनफॉर्मल प्रोसीडिंग, जब रिकॉन्सिलिएशन हो रहा होता है तब प्रोसीडिंग इनफॉर्मल होती है और रिजिड रूल ऑफ प्रोसीड्यूर नहीं लगता। रिप्रेजेंटेशन बाय लीगल प्रैक्टिशनर,
फैमिली कोर्ट में लीगल प्रैक्टिशनर को रिप्रेजेंट करने का राइट नहीं होता, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस के लिए लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है, तो कोर्ट एमिस्कस कुरिया के रूप में लीगल एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट के डिसीजन पर ओनली वन अपील हाई कोर्ट में किया जा सकता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। कॉन्सिलिएशन, ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें पार्टी अपने डिस्प्यूट को म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। एमिस्कस कुरिया, ये एक लीगल एक्सपर्ट होता है जो कोर्ट की मदद करते हैं बिना किसी पार्टी के तरफ से रिप्रेजेंट किए। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, ये एक लिमिट होती है जो केस के अमाउंट को डिफाइन करती है जिसके अंदर केस को हैंडल किया जा सकता है। फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड, लोक अदालत या फैमिली कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है और उस पर रिपील नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का मेन पर्पज है रूरल एरिया में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एसेसेबल और एफिशिएंट बनाना। ये एक्ट ग्रास रूट लेवल पर क्विक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। कोर्ट स्ट्रक्चर, ग्राम न्यायालय को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास का कोर्ट माना जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि न्यायाधिकारी, इस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक जुडिशियल ऑफिसर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से हाई कोर्ट के एडवाइस पर अपॉइंट किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। पंचायत लेवल पर हर इंटरमीडिएट लेवल के पंचायत या उनके ग्रुप में ग्राम न्यायालय एस्टेब्लिश होगा। ये डिस्ट्रिक्ट के इंटरमीडिएट पंचायत के हेडक्वार्टर में होगा। पावर ऑफ ग्राम न्यायालय, क्रिमिनल एंड सिविल जुरिडिक्शन, ग्राम न्यायालय को क्रिमिनल केसेस और सिविल सूट दोनों हैंडल करने की पावर होती है। मोबाइल कोर्ट, ग्राम न्यायालय एक मोबाइल कोर्ट हो सकता है जो विलेज तक जाके केस सुन सकता है। कॉन्सिलिएशन, ग्राम न्यायालय का एक इम्पोर्टेंट रोल कॉन्सिलिएशन का है। कोर्ट डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, पहले कॉन्सिलिएशन के थ्रू। कॉन्सिलिएटर्स की मदद से पार्टी को म्यूचुअल एग्रीमेंट पे लाने की कोशिश की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ग्राम न्यायालय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से बाइंड नहीं होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि कोर्ट इम्पार्शियल और फेयर रहे और हर पार्टी को अपने साइड रखने का पूरा मौका मिले। अपील प्रोसेस, क्रिमिनल केसेस में अगर किसी को क्रिमिनल केस में अपील करना हो तो वो सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है और ये केस 6 मंथ के अंदर डिस्पोज हो जाएगा। सिविल केसेस में अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जा सकती है जो 6 मंथ के अंदर केस को डिस्पोज करेगा। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये एक जुडिशियल ऑफिसर का डिजाइनेटेड है जो लोअर कोर्ट में काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब है हर पार्टी को अपने केस को रिप्रेजेंट करने का फेयर चांस मिलना चाहिए और डिसीजन अनबायस होना चाहिए। अब बात करते हैं कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 का एम है कमर्शियल डिस्प्यूट को जल्दी और इफेक्टिव सॉल्व करना। ये एक्ट स्पेशलाइज कोर्ट एस्टेब्लिश करता है जो कमर्शियल डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं जो कि बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमर्शियल कोर्ट एस्टेब्लिश करने का अधिकार दिया गया है। ये कोर्ट स्पेसिफाइड वैल्यू के कमर्शियल डिस्प्यूट को हैंडल करेगा। कमर्शियल एपीलेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पर कमर्शियल एपीलेट कोर्ट भी बनाया जा सकता है जो कमर्शियल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील सुनेगा। हाई कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन, हाई कोर्ट में जहां ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन होता है, चीफ जस्टिस कमर्शियल डिवीजन को फॉर्म कर सकते हैं जो स्पेसिफाइड वैल्यू के कमर्शियल डिस्प्यूट को हैंडल करेगा। कमर्शियल एपीलेट डिवीजन, हाई कोर्ट में कमर्शियल एपीलेट डिवीजन भी बनाई जा सकती है
जो कमर्शियल कोर्ट और कमर्शियल डिवीजन के ऑर्डर को अपील कर सकेगी। अब स्पेसिफाइड वैल्यू फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट। कमर्शियल डिस्प्यूट का वैल्यू 3 लाख रुपया या उससे ज्यादा होना चाहिए। 2018 में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड वैल्यू को 1 करोड़ से 3 लाख रुपए तक रिड्यूस किया था ताकि छोटे डिस्प्यूट को भी जल्दी सॉल्व किया जा सके। अब प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन। कमर्शियल डिस्प्यूट को लॉ सूट फाइल करने से पहले मेडिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर अर्जेंट रिलीफ की जरूरत नहीं है तो पार्टी को प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन का ऑप्शन दिया जाएगा। मेडिएशन अथॉरिटीज। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर अथॉरिटी को प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन के लिए एम्पावर किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। कमर्शियल डिस्प्यूट वो डिस्प्यूट होते हैं जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। ये डिस्प्यूट मर्चेंट, बैंकर, फाइनेंशियर, ट्रेडर के बीच हो सकता है। स्पेसिफाइड वैल्यू का मतलब है कि जो डिस्प्यूट कोर्ट में आएगा उनका मिनिमम वैल्यू 3 लाख रुपए होना चाहिए या उससे ज्यादा। प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन का मतलब है मीडिएशन एक प्रोसेस है जिसमें थर्ड पार्टीज की मदद करता है डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। प्री इंस्टीट्यूशन मेडिएशन का मतलब है कि लॉ सूट फाइल करने से पहले पार्टी को मेडिएशन का ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो अपना इशू कोर्ट के बाहर सॉल्व कर सके।